तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने संविधान सभा की बात कर ली है और संविधान सभा के द्वारा क्या स्थापित की जा रही है, एक अंतरिम सरकार जो है वो स्थापित की जा रही है। 1946 के अंदर यहाँ पे तारीख है 2 सितंबर, संविधान सभा के द्वारा जो है वो अंतरिम सरकार की स्थापना हो रही है। 2 सितंबर 1946 को जो है वो ये अंतरिम सरकार बनती है, जिसके अंतर्गत कितने सदस्य रखे जाते हैं। प्रारंभ में जब मुस्लिम लीग जो है वो क्या कर चुकी है, जुलाई 1946 के अंदर वो अपना प्रस्ताव जो है, अपनी सहमति जो है वो कैबिनेट मिशन की प्रस्तावों से वापस ले चुकी है, तब जाकर के अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है उसमें टोटली कितने सदस्य रखे गए हैं, 12 सदस्य रखे गए हैं। ये 12 के 12 जो सदस्य हैं, इसमें अभी जो है वो कोई जो मुस्लिम लीग का सदस्य शामिल नहीं है। ये जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो आगे चल करके 1946 अक्टूबर के अंदर जो है वो शामिल होने वाले होंगे। तब तक हम देखते हैं कि उससे पहले जो अंतरिम सरकार बनी है उसके अंदर कौन कौन व्यक्ति था और उनके पास में क्या क्या उत्तरदायित्व जो है वो निर्धारित किए गए। तो ये जो अंतरिम सरकार बनी है ये किसके नेतृत्व के अंतर्गत बनी है, तो ये नेहरू के नेतृत्व में बनी है। अर्थात इस पूरी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की बात कर ले, उपाध्यक्ष की बात कर ले, अध्यक्ष के बारे में तो हम बात ये कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो है वो अभी भी भारत का अध्यक्ष बना हुआ है। लेकिन इस अंतरिम सरकार के अंतर्गत हम बात करें तो जो प्रमुख पद है वो किसको दे दिया गया है, वो दे दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर उसके बाद में बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण का जो मंत्रालय वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया जाता है। यानी कि गृह, सूचना और प्रसारण का जो विभाग है वो किसके पास में है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। नेहरू के बारे में हमने बात करी है, इनके लिए कौन सा है, ये इस अंतरिम जो सरकार है इसके उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को जो है यानी कि सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, और इनको जो विभाग दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो कौन सा भाग दिया जा रहा है, ये रक्षा विभाग के प्रमुख है सरदार बलदेव सिंह। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे कौन से हैं, खाद्य व कृषि मंत्री है। कौन से हैं, खाद्य व कृषि मंत्री का जो मंत्रालय है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर दे दिया जाता है। बात करते हैं अरुणा आसफ अली के बारे में। तो अरुणा आसफ अली को जो है वो यहाँ पे कौन सा विभाग दिया जा रहा है, रेलवे विभाग दिया जा रहा है। उसके बाद में आते हैं राजगोपालाचारी, उनको जो है वो कौन सा विभाग दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग जो है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा भी 6 व्यक्ति और हैं जिनके हम नाम देखते हैं। जैसे कि हमने बात करी अरुणा आसफ अली के बारे में, तो इनको कौन सा विभाग दिया, रेलवे विभाग दिया। फिर बात करी हमने राजगोपालाचारी के बारे में, तो इनको कौन सा विभाग मिला है, शिक्षा विभाग जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने देखा जॉन मथाई है, जगजीवन राम है, CS भाभा है, शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर और सपात अहमद खान, ये जो व्यक्ति है ये भी इन 12 सदस्यों के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग के भी जो है यहाँ पे शामिल हो जाते हैं इस अंतरिम सरकार के अंतर्गत। यानी कि अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो पुनः इसमें शामिल होना चाहती है। तब जाकर के हम देखते हैं कि ये जो 3 व्यक्ति है जो पहले से इसके अंदर है, किसके अंदर, अंतरिम सरकार के अंदर, शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर और सफात अहमद खान, इन तीनों व्यक्तियों को जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके स्थान पर जो है वो किसको लिया जाता है, इन 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। जिसके अंतर्गत हम एक नाम पढ़ते हैं लियाकत अली खान का, और लियाकत अली खान को यहाँ पे वित्त का विभाग जो है वो प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री जो है वो अंतरिम सरकार के अंदर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, लियाकत अली खान को बनाया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी अंतरिम सरकार। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि मुस्लिम लीग जो है पहले तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से अपना क्या कर रही है, अपना समर्थन वापस ले रही है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर जो है वो ये पुनः इस अंतरिम सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा है, अर्थात ये मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पर क्यों शामिल हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग भेजे गए हैं, अर्थात यहाँ पर भाग लेने के लिए इस अंतरिम सरकार के अंदर, वो मुस्लिम लीग के प्रथम पंक्ति का नेतृत्व नहीं है। जिन लोगों को अंतरिम सरकार के अंतर्गत भेजा जा रहा है वो मुस्लिम लीग के द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व में है। कौन सा पंक्ति का नेतृत्व है, सेकंड लाइन का है। यानी कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनको यहाँ पर ये कह करके भेजा गया है कि आपको क्या करना है, मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल होना है। यानी कि अंतरिम सरकार में क्या करना है,
सरकार में आपको शामिल तो होना है, लेकिन सरकार में शामिल होने का उद्देश्य क्या है? तो सरकार में शामिल होने का उद्देश्य है सरकार के काम में, अंतरिम सरकार के काम में क्या करना है? बाधा पहुंचाना। अंतरिम सरकार के काम में बाधा पहुंचाना। आई बात समझ के अंदर? यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पहुंच करके और इस सरकार का कार्य क्या करना चाहते हैं? बाधित करना चाहते हैं, अंतरिम सरकार के कार्य को रोकना चाहते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि लियाकत अली खान जो है, इनको क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था, और इन्होंने उद्योग क्षेत्र के ऊपर जो है वो इतने कर लगाए थे, प्रकार के मतलब बिल्कुल नाजायज प्रकार के जो है वो लियाकत अली खान के द्वारा यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किए गए थे। इससे यहाँ पर जाकर के ये स्पष्ट हो गया था जो बात हमने पहले करी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो मिलकर के और शासन कभी भी नहीं चला सकती। इस प्रकार का शासन जो है वो कभी भी चल नहीं सकता था। यहाँ से सभी को ये स्पष्ट हो गया था कि भाई इस प्रकार से जो है वो भारत को आगे चलाया नहीं जा सकता है। तो ये कार्य काम हमारे सामने चल रहा है अंतरिम सरकार का। इसी समय यहाँ पर हमारे लिए हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार के द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए प्रथम बैठक आयोजित की जाती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक, और संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 की, और 9 दिसंबर 1946 की बैठक का जो है वो करते हैं यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इस बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा के पहले अस्थायी जो अध्यक्ष है वो कौन रहे हैं? अस्थायी अध्यक्ष जो है वो रहे हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रथम है। ठीक बात है। इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था वरिष्ठता के आधार पे। किसके आधार पे? वरिष्ठता के आधार पर जो है वो इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक बात है। वरिष्ठता के आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में दिनांक आती है 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यहाँ पर जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया गया है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्होंने जो है वो अपना कार्य यहाँ से प्रारंभ कर दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी कि संविधान सभा की जो अंतरिम सरकार चुनी गई उसके अंतर्गत जो है वो संविधान सभा की क्या हुई है? प्रथम बैठक प्रारंभ हुई है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक बात है। इसका जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को अपनी वरिष्ठता के आधार, यानी कि उम्र में सबसे ज्यादा थे, इस आधार पर इनको क्या चुना गया? कांग्रेस की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को क्या किया जाता है? स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। यहाँ पे संविधान सभा का काम तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है ब्रिटेन के अंदर यहां पर एक घोषणा प्रारंभ हो जाती है भारत के दृष्टिकोण से, जिसमें हम देखते हैं एटली की घोषणा। ये एटली कौन है? ये उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हमने बात करी थी कि भारत की जो दुर्दशा हो रही है, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा क्या प्रारंभ कर दिए गए? भारत के अंदर दंगे प्रारंभ कर दिए गए। 1946 के अंदर भारत के अंदर क्या हो गया है? सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो गया है, यानी कि गतिरोध जो है वो अपनी चरम स्थिति में पहुंच चुका है भारत के अंदर। यानी कि अब भारत को जो है वो संभाल करके रख पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य होने वाला है अंग्रेजों के लिए। तो इस प्रकार की दुर्दशा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली के द्वारा घोषणा की जाती है। किसकी घोषणा की जाती है? 2 चीजों की घोषणा करती है। पहला तो ये कहते हैं कि हम सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सत्ता का हस्तांतरण जो है वो करने वाले हैं। कब तक करेंगे? तो इन्होंने कहा कि भाई हम जून 1948 तक, जून 1948 का जो समय दिया है इन्होंने, जून 1948 तक हम क्या करेंगे? सत्ता जो है वो भारतीयों को सौंप देंगे। अब बताइए सत्ता भारतीयों के अंदर किसको सौंपेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम भारतीयों को अंदर केंद्रीय सत्ता को या फिर कुछ क्षेत्रों के अंदर प्रांतों को जो है ये सत्ता हम सौंपने वाले हैं। सत्ता जो है हस्तांतरण का मामला जो है ये किसको देने वाले हो? तो यहाँ एक तो ये बात कर रहे हैं केंद्र को देंगे, और कुछ क्षेत्रों के अंदर हम किसको देंगे? प्रांतों को भी सत्ता सौंप सकते हैं। यानी कि भारत विभाजन की भी घोषणा जो है
वो इस एटली की घोषणा के अंतर्गत साथ साथ ही हो गई है। और लॉर्ड एटली कहता है कि इस सत्ता का हस्तांतरण का कार्य करने के लिए एक नए वायसराय को भेजा जा रहा है और नए वायसराय के रूप में यहाँ पे भेजा गया है माउंट बैटन को। किसको भेजा गया है? माउंट बैटन को ये सत्ता हस्तांतरण का कार्य करने के लिए जो है वो भारत गवर्नर बना करके भेजा जा रहा है, गवर्नर जनरल बना के भेजा जा रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। तो ठीक बात है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि फरवरी 1946 के अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली घोषणा करते हैं कि हम जून 1948 तक क्या कर लेंगे, भारत की सत्ता जो है भारतवासियों को सौंप देंगे। किसको सौंपेंगे? तो ये कहता है कि केंद्र को भी सौंपेंगे और कुछ जो है प्रांत जो है उनको भी हम सत्ता सौंपने का कार्य करने वाले हैं। इस सब का निर्धारण कि भाई क्या किया जाना है करने के लिए हम एक नए वायसराय की नियुक्ति कर रहे हैं, लॉर्ड माउंट बैटन की नियुक्ति कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंट बैटन भारत आते हैं। भारत आने के बाद में वो क्या कार्य करते हैं और कैसी योजना यहाँ पे हमारे सामने लेकर के आते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, माउंट बैटन योजना के बारे में बात करें तो 3 जून 1947 को आई थी। कब आई थी? 3 जून 1947 को। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड माउंट बैटन जब भारत पहुंचे तो इसने भारत के विभिन्न राजनीतिक पक्षों के नेतृत्व के जो लोग हैं, प्रथम पंक्ति के जो लोग हैं, उनसे क्या किया? विचार विमर्श किया, उनसे मुलाकात करते हैं। जिसके अंतर्गत हम नाम देखते हैं, नेहरू से मुलाकात करते हैं, फिर पटेल से करते हैं, फिर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुलाकात होती है इनकी, फिर महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है, अबुल कलाम आज़ाद मौलाना, इनके साथ में इनकी मीटिंग आयोजित होती है। और इन सब से मीटिंग करने के बाद में, इन सब से जो है मुलाकात हो गई, तो इसके बाद में इन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ये किस पे पहुंचे हैं? एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और ये निष्कर्ष ये रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? ये भारत का विभाजन करना पड़ेगा। क्या होना? भारत का विभाजन होना और पाकिस्तान का निर्माण होना, दोनों ही जो है वो अटल सत्य बन चुके हैं। ठीक है, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण किए बिना जो है वो सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं है। इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कौन? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक बात है। अब जो लॉर्ड माउंट बैटन है इस निर्णय पर पहुंचते हैं, तो अब इस निर्णय के बारे में भारतीय नेतृत्व को भी इन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने पक्ष में करना पड़ेगा। तब जाकर के माउंट बैटन जो है सबसे पहले नेहरू और पटेल को अपने पक्ष में लेते हैं। नेहरू और पटेल को क्या कर लेते हैं? इस विभाजन के पक्ष में बना लेते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जिन्ना तो ऑलरेडी, यानी कि मुस्लिम लीग के तो जो है वो ऑलरेडी पक्ष में ही है। लेकिन यहाँ पर विरोध, अगर जो इस घोषणा का, इस कार्य का, इस निष्कर्ष का जो अगर विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? विरोध तो यहाँ पर करते हैं मौलाना आज़ाद, और इसके अलावा कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी, और एक सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, वो भी क्या कर रहे हैं? इस समझौते का, इस निष्कर्ष का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं जो है वो भारत का विभाजन अपने जीते जी होने नहीं दूंगा। यदि भारत का विभाजन किया जाता है तो वो मेरी लाश के ऊपर से चल करके आपको करना पड़ेगा। मैं विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जहां तक मेरा बस चलेगा मैं कांग्रेस को भी ये विभाजन स्वीकार करने नहीं दूंगा। ये घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ये घोषणा की जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भारत का उस समय का तत्कालीन राजनीतिक जो गतिरोध सामने आता है, जो दंगाइयों के उपद्रव जो सामने आते हैं, तो फिर अंत में जाकर के महात्मा गांधी को भी यह तथ्य मान लेना पड़ता है कि भारत का जो विभाजन है वो अब एक जो है शाश्वत सत्य बन चुका है, और ये विभाजन ही जो है वो भारत की आज़ादी के लिए जरूरी हो गया है। तब जाकर के गांधी जी भी क्या करते हैं? इन चीज़ों का जो है, गांधी और आज़ाद भी धीरे धीरे इन चीज़ों के पक्ष में हो जाते हैं, मतलब समर्थन दे देते हैं कि विभाजन ही जो है वो अंतिम ऑप्शन है हमारे सामने। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के सभी पक्षों को माउंट बैटन ने क्या किया है? इस बात के लिए सहमत कर लिया है, और अपना निर्णय जो है वो प्रूफ करवाने के लिए जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर जो है अपने निर्णय से वहां की सरकार को अवगत करवा करके भारत लौटते हैं। और भारत लौटते ही उन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी है जिसको कहते हैं हम माउंट बैटन योजना, जो प्रस्तुत होती है 3 जून 1947 को, माउंट बैटन योजना। ठीक बात है। माउंट बैटन ने वापस आकर के और जो निष्कर्ष निकाले थे उन निष्कर्षों के आधार पे योजना प्रस्तुत कर दी 3 जून 1947 को, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि भारत को 2 भागों के अंदर बांटना। कितने भागों में बांटना? 2 भागों में बांट देना, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन। यहाँ पे पहली बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विभाजन से पहले पंजाब व बंगाल का क्या करना है? सीमांकन करना है। यानी कि इस विभाजन में यह भी तय कर लिया गया है कि भाई कौन सा भाग जो है वो
पाकिस्तान रहेगा, कौन सा भाग जो है वो हिंदुस्तान रहने वाला है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो पंजाब का भाग है और जो बंगाल का भाग है उसका पहले क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। यानी कि विभाजन करने के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया है। किसकी अध्यक्षता में ये आयोग हुआ है? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग आयोजित हुआ है, इसलिए इसको हम जो है वो रेडक्लिफ सीमा रेखा के भी नाम से जानते हैं। किसकी सीमा को? पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ सीमा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये विभाजन इस आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, विभाजन का मतलब सीमांकन हो गया। फिर नेक्स्ट बात आती है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिलहट में क्या होना है? जनमत संग्रह होना है। यानी कि उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है और जो सिलहट का प्रांत है ये किस में मिलाया जाएगा? पाकिस्तान में मिलाया जाएगा या भारत में मिलाया जाएगा? ये यहाँ की जनता तय करेगी। जनमत संग्रह होगा और उसके बाद में इनका निर्णय किया जाएगा। नेक्स्ट बात सिंध की आती है, तो सिंध के अंदर विधानसभा जो है उसमें क्या करेंगे? जो विधानसभा के सदस्य है वो वोट करेंगे और उस वोटों के आधार पर सिंध का जो है वो फैसला किया जाएगा कि वो सिंध जो है क्षेत्र किस में रहने वाला है। और फिर हम देखते हैं देशी रियासतों को सब विवेक का अधिकार। यानी कि जितनी भी देशी रियासतें हैं उनको जो अधिकार, यानी कि ये जो सारी बातें हमने करी है, ये सारी बातें जो हमने करी है ये ब्रिटिश क्षेत्र के बारे में है। किसके बारे में है? ब्रिटिश अधिकृत जो क्षेत्र है उसके बारे में। और अंतिम जो बात हम देख रहे हैं, ये बात हम देख रहे हैं देशी रियासतों के बारे में। और देशी रियासतों को ये क्या कह रहे हैं कि आपको अपने विवेक के आधार पर छोड़ दिया जाता है। आप चाहें तो किसी एक संघ में शामिल हो, चाहें तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बरकरार रख पाएंगे। तो इस प्रकार की जो ये योजना है ये माउंटबेटन की योजना होती है। और इस योजना को जो है वो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कई सारे जो है वो यहाँ पर इसका विरोध भी कई लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम नाम देखते हैं इसका विरोध करने वाले में, यानी कि इसके माउंटबेटन योजना का विरोध करने वाले व्यक्ति। तो इन विरोध करने वाले व्यक्तियों में हमें नाम मिलता है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है सैफुद्दीन किचलू। कौन है? सैफुद्दीन किचलू, जिसका नाम हमने जलियांवाला बाग के अंतर्गत पढ़ा है। तो सैफुद्दीन किचलू क्या करते हैं? यहाँ पे इस निर्णय का विरोध करते हैं। इसके अलावा सिंध कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है मिडवानी, क्या नाम है? मिडवानी, ये भी क्या करते हैं? यहाँ पर इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन, कौन से व्यक्ति हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा मौलाना हफीजुर रहमान, कौन से व्यक्ति हैं? हफीजुर रहमान, ये भी क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा सीमांत गांधी आपके ये हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने तो कहा था कि भाई हमने जो है कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया और अब कांग्रेस जो है वो इन खुदाई खिदमतगारियों को, यानी कि इनके द्वारा जो संगठन स्थापित हुआ है उसके अनुयायी, उनको जो है ये भेड़ियों के सामने डाल देती हैं। तो ये हमारे साथ में सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान भी यहाँ पे क्या करता है? विरोध करते हैं इस माउंटबेटन योजना का। इसके अलावा देखिए हिंदू महासभा के द्वारा भी यहाँ पे क्या किया जाता है? इस विभाजन का विरोध किया जाता है। तो कुछ जो है हमने नाम लिखे हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस माउंटबेटन योजना का विरोध किया गया था। हालांकि ये जो माउंटबेटन योजना है ये, इसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि ये योजना सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ है? इस माउंटबेटन की योजना को स्वीकार करना पड़ रहा है और माउंटबेटन की योजना के आधार पे ही अब जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक विधेयक लागू होने वाला है, जिसका हम नाम लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये कब है? 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद में जो है वो प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई को क्या रखा गया है? प्रस्ताव रखा गया है ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। ठीक बात है। और इस प्रस्ताव को जो है इस पे सिग्नेचर हो गए हैं उनके सम्राट के हस्ताक्षर। ब्रिटिश सम्राट के जो है वो हस्ताक्षर हो जाते हैं 18 जुलाई को। कब हो जाते हैं? 18 जुलाई को। 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा जाता है ब्रिटिश संसद के अंदर और 18 जुलाई को जो है वो इस पे सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं। सम्राट के हस्ताक्षर होने का मतलब हुआ कि ये प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया है। यानी कि प्रस्ताव पारित हुआ टोटली मिलाकर के 18 जुलाई 1947 को और प्रस्ताव के पारित होने के आधार पे भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को और भारत 2 भागों में बंट गया, हिंदुस्तान और
पाकिस्तान, 2 भागों में क्या हो गया, भारत का विभाजन हो जाता है। कौन से विधेयक के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947, ठीक है। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बन जाते हैं। बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। और बात करें गवर्नर जनरल की, तो भारत के पहले गवर्नर बन रहे हैं यही माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल हो गए माउंटबेटन। और इनके बाद में यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया था सी राजगोपालाचारी को। किसको बनाया गया था? राजगोपालाचारी को जो है वो यहाँ पे गवर्नर बनाया गया था माउंटबेटन के बाद में। बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं लियाकत अली खान को। किसको बनाया है? लियाकत अली खान को क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया पाकिस्तान के अंतर्गत। और बात करें गवर्नर जनरल की, तो वो बनाया गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? जिन्ना को बनाया गया। और प्रधानमंत्री पाकिस्तान में किसको बनाया गया? लियाकत अली खान को जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पे बनाया जाता है। इसके अलावा भारत के अंदर बात करें, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में यहाँ पे अंतिम कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी, या फिर ये कह दें कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। सी राजगोपालाचारी क्या होंगे? एक तो हो गए, अंतिम हो गए, या फिर हम बात कर लें कि ये क्या है? प्रथम भी है। प्रथम कौन से हो गए? भारतीय गवर्नर हो गए। बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए, तो फिर उनके बारे में नाम आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन का। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत के लिए कौन हो गए, तो उसके लिए नाम आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक बात है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा के अंतर्गत हमने जाना कि अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें विभिन्न विभागों का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया, जिसमें जो है वो जुलाई 1946 से जो है अक्टूबर 1946 से क्या कर रही है, मुस्लिम लीग भी है वो इस अंतरिम सरकार में शामिल हो रही है। और उसका उद्देश्य है सरकार के अंतर्गत जो है गतिरोध पैदा करना। उसके बाद में हमने देखा लियाकत अली खान को यहाँ पे वित्त मंत्री बनाया गया था। और उन्होंने ऐसे कार्य किए कि यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और लीग मिलकर के जो है भारत का शासन नहीं चला सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ही जब भारत के अंदर बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है लॉर्ड एटली। और लॉर्ड एटली के द्वारा क्या की जा रही है? घोषणा की जा रही है। हालांकि जो लेबर दल है, हम बात कर रहे थे कि चर्चिल जो है वो लेबर दल से परेशान था, लेबर दल का जो है वो प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था। और लेबर दल ने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी लिखा था कि हम भारत के बारे में क्या करेंगे, कोई समझौता या हल निकालने का प्रयास जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और उन्होंने हल के रूप में भारत को आजाद करने का जो है वो यहाँ पे घोषणा कर दी है, जो एटली की घोषणा कहलाती है। एटली ने घोषणा के अंदर कहा कि हम सत्ता का क्या करेंगे, जून 1948 तक हस्तांतरण कर देंगे। और इस रूप में सत्ता का हस्तांतरण हम केंद्र को भी करेंगे और कुछ प्रांतों के अंदर भी हम सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। और इन सब कार्य को करने के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया है, वायसराय बना करके भारत भेजा है। ठीक बात है। यहाँ पर वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत पहुंचते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक पक्षों से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के बाद में उन्होंने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का विभाजन अवश्यंभावी है और क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान का निर्माण करना ही पड़ेगा। इस तथ्य से धीरे धीरे जो है वो सभी पक्षों को वो क्या कर लेते हैं, सहमत करते हैं। और अंत में महात्मा गांधी आजाद जैसे नेतृत्वकारी लोगों को भी क्या करना पड़ता है, इस बात को मानना पड़ता है। और फिर ये क्या करते हैं, अपने इस निष्कर्ष से ब्रिटिश संसद को अवगत करवाते हैं। और फिर ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 जो है वो 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद के अंदर रखा जाता है। और फिर 18 जुलाई को इस पे ब्रिटिश जो सम्राट है उनका सिग्नेचर हो जाता है, यानी कि वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है और भारत को आजाद कर दिया जाता है। समय से पूर्व ही जून 1948 के अंदर जो है वो सत्ता हस्तांतरण की बात थी, लेकिन भारतीय जो है वो स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब अंग्रेजों को यहाँ पर रुकना, यानी कि कुछ देर और रुकेंगे तो यहाँ से बेइज्जती से जो है वो बाहर निकलना होगा। इसलिए सम्मानपूर्वक भारत छोड़ करके जाने के लिए उन्होंने उससे पहले ही क्या कर दिया, भारत को आजाद कर दिया। यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, आजाद हो गए। 14 अगस्त की आधी रात के अंतर्गत जो है यहाँ पर आयोजित की गई है संविधान सभा की बैठक, और उसके अंतर्गत भी नेहरू ने संबोधित किया। और 15 अगस्त के सवेरे ही नेहरू ने संबोधित किया है और एक जो है उन्होंने अपना भाषण जो है वो पूरे देशवासियों के लिए यहाँ पर एक प्रेरणा के रूप में जो है वो दिया था। तो कुल मिलाकर के हमने देखा 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बन गए, जिसके अंतर्गत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो लियाकत अली खान बने। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्य किया और वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो है गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कार्य किया गया था। अब आने वाली कक्षा, अंतिम कक्षा हमारे लिए इस पाठ की बची है और उस कक्षा के अंतर्गत, उस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि क्या कारण रहे हैं कि भारत का विभाजन हो गया,
विभाजन कैसे हुआ वो हमने पढ़ लिया है। कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे, कुछ वो कारण भी हम देखने वाले हैं जिसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए क्यों, और उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत का जो एकीकरण है, जो भारत 562 रियासतों के अंदर बंटा हुआ था, उसका एकीकरण किस व्यक्ति ने किया है और किस तरीके से किया है। उसके साथ में भी हमारा पाठ क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।